हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियोस की इस श्रृंखला में आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका टॉपिक जो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ रहे थे, एक विमीय बॉक्स में कण की गति का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक कण एक विमीय बॉक्स में गति करता है तो हमने कहा था कि कण की गति जो है हमने एक विमीय बॉक्स इस प्रकार से बनाया था। यहाँ x=0 और यहाँ हमने x=a लिया था। x=0 तथा x=a पर एक विमीय बॉक्स की दीवारें थी। इन दीवारों के ऊपर स्थितिज ऊर्जा का मान इन्फिनिटिव था, जो पोटेंशियल था वो हमने इन्फिनिटिव माना था। साथ में ही अंदर क्षेत्र ये वाला जो रीजन था, ये वाला, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल जो था वो हमारा कितना था, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 था। तो हमने कहा था जब कण 0xa इस क्षेत्र में गति करता है तो कण जो है, कण पर लगने वाले बल का मान जो है वो 0 होता है। तो इस क्षेत्र में कण स्वतंत्र गति करता है। साथ ही हमने कहा था जब हमारे पास x=0 तथा x=a, या हम यूँ कहें कि जो विभव बॉक्स है इसकी दीवारों पर स्थितिज ऊर्जा का मान इन्फिनिटिव होने के कारण, अनंत होने के कारण इन पर एक बल लगता है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार हमने कहा था कि कण जो है ये एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध होकर गति करता है, अर्थात इसके बाहर, बॉक्स के बाहर साई का मान जो है वो 0 रहता है। साई=0, मतलब जब x कितना है, ये 0 से छोटा है, और जब x a से बड़ा है, उस कंडीशन में साई का मान 0 था। तो पिछले वीडियो में हमने तरंग फलन साई, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हमने एक विमीय बॉक्स में कण के संगत ऊर्जा आइगन फलन नाम दिया था। इसकी वैल्यू जो है ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। हमने कहा था साई एन एक्स इक्वल्स टू √2/a साइन n पाई x अपॉन a होता है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा आइगन मान की। तो आज हमें क्या ज्ञात करने हैं, ऊर्जा आइगन मान। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब विभव बॉक्स की सीमा x=a पर तरंग फलन साई x का मान कितना होता है, 0 होता है, के प्रतिबंध से, तो हमने वैल्यू निकाल ली ka=n पाई। जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने बात की थी कि 2me/h², ये किसके बराबर होता है, ये होता है k² के बराबर। तो इसका मतलब k कितना हो गया, k हो गया √2me/h²। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू रख ली। a हमारे पास क्या है, a विभव बॉक्स की चौड़ाई है, और n कोई पूर्णांक है। वैल्यू निकाली हमने e की सोल्व करके, तो e आ गया n² पाई² अपॉन h² 2ma²। तो उपरोक्त ऊर्जा का आइगन मान है ये, जो है ये हमारे पास क्या है, ये ऊर्जा आइगन मान है। हमने कहा क्वांटम संख्या n के संगत ऊर्जा आइगन मान En = n² पाई² अपॉन h² 2ma²। और फिर हमने h में बात की, तो हम जानते हैं कि h = h/2 तो h की वैल्यू रखी तो इक्वेशन आ गई हमारे पास n² h² अपॉन 8ma²। n की वैल्यूज रखी, n = 1 2 3 एंड सो ऑन, जो पूर्णांक है वो वैल्यूज। तो सबसे पहले n रखा तो E1 हो गया h² अपॉन 8ma²। E2 n की वैल्यू 2 रखी तो E2 हो गया 4 h² अपॉन 8ma²। इसी प्रकार हमने E3 की वैल्यू रखी, E3 हो गया 9 h² अपॉन 8ma²। इसी प्रकार हम E4 E5 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा जो प्रथम 3 ऊर्जा स्तर हैं इनमें अनुपात जो होता है 1:4:9 का। तो चित्र हमने बनाया है, चित्र में ऊर्जा आइगन मान दिखाए गए हैं। स्पष्ट है जब कण की गति एक सीमा में x=0 से x=a के मध्य बाध्य कर दिया जाता है तब कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं हो सकते, बल्कि ऊर्जा के विशिष्ट मान ही संभव होते हैं। ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स की साइज n तथा पूर्णांक n पर निर्भर करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला था
इस फार्मूले में यदि हम देखें तो ऊर्जा आइगन मान जो है, जो ऊर्जा स्तर हैं, वो n जो इंटीजर है, पूर्णांक है, इस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर करता है, m कण का द्रव्यमान, a जो है बॉक्स की चौड़ाई जो है, एक विमीय विभव बॉक्स की जो विमा है उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब हमने कहा यदि n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो एनर्जी हमारे पास आती है h स्क्वायर अपॉन 8ma²। हमने इसको E1 से डिनोट कर लिया। अब हमने कहा E2 की यदि हम बात करें, E2 इक्वल्स टू 4h² अपॉन 8ma²। h² अपॉन 8ma², इसको हम E1 लिख सकते हैं, तो E2 कितना हो गया, 4E1। इसी प्रकार E3 की यदि बात करें, E3 इक्वल्स टू 9h² अपॉन 8ma²। तो h² अपॉन 8ma² किसके बराबर है, E1 के बराबर। तो E3 हमने लिख लिया, E3 हो गया 9E1। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कण एक विमीय विभव बॉक्स में गति करता है तो कण के जो ऊर्जा का संभावित मान होते हैं वे E1, 4E1, 9E1 वैल्यूज ही पॉसिबल हैं इनके बीच की। जैसे हमने कहा E1, यदि हम बात करें 2E1, 3E1 इनकी, तो ये जो वैल्यू हैं ये हम पॉसिबल नहीं होती है। फिर हम बात करें 4E1 पॉसिबल है। अब 5E1, 5E1, 6E1, 7E1, 8E1 ये वैल्यू जो हैं ये फिर पॉसिबल नहीं होती है। तो हमने क्या कहा, तब कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं हो सकते, बल्कि ऊर्जा के विशिष्ट मान ही संभव होते हैं। तो ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया है। जब n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 है तो E इक्वल्स टू E1। जब n इक्वल्स टू 2 है तो E2 इक्वल्स टू 4E1। जो बीच की वैल्यूज़ हैं ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करें, जब n इक्वल्स टू 3 रखते हैं, n इक्वल्स टू 3 रखा तो n इक्वल्स टू 3 के लिए E3 इक्वल्स टू 9E1, और जब 4 रखते हैं तो E4 इक्वल्स टू 16E1। जो बीच की वैल्यूज़ हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉसिबल नहीं होती हैं। तो हमने कहा En इक्वल्स टू n² अपॉन h², 8ma²। इसके अनुसार बॉक्स की सीमा में बद्ध कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात कण का ऊर्जा वर्णक्रम विविक्त होता है। विविक्त मतलब सभी पॉसिबल वैल्यू जो हैं वो नहीं होती हैं, केवल कुछ वैल्यू जो हैं वो ही संभव होती हैं। किसी सीमा में कण की गति को बद्ध करने का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती है। तो कण की न्यूनतम ऊर्जा हमने कितनी निकाली थी, कण की न्यूनतम ऊर्जा E1 इक्वल्स टू h² अपॉन 8ma²। तो इसका मतलब ये हुआ कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो गई, E1 इक्वल्स टू h² अपॉन 8ma²। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, शून्य बिंदु ऊर्जा। कण की इस ऊर्जा के संगत अवस्था को मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। अब हमने बात करते हैं हम त्रिविमीय बॉक्स के लिए व्यापकीकरण, जर्नलाइजेशन टू 3D बॉक्स। तो हमने एक त्रिविमीय बॉक्स की कल्पना कर ली। इस त्रिविमीय बॉक्स की हमारे पास जो चौड़ाई है वो a है, ऊंचाई जो है वो b है, और मोटाई जो है वो c है। ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया। तो हम एक त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति पर विचार करते हैं। माना बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से ABC है। बॉक्स के अंदर विभव का मान 0 है तथा बॉक्स के बाहर विभव अनंत है। तो बॉक्स के अंदर विभव पोटेंशियल V इक्वल्स टू 0 है, परंतु बॉक्स के बाहर जो है विभव अनंत है। इस स्थिति में बॉक्स के बाहर तरंग फलन साई का मान कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार विभव बॉक्स में कण की गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण, जैसा हमने पीछे लिखी थी, पीछे एक विमीय के लिए, तो एक विमा में ये टर्म नहीं थी हमारे पास, ये टर्म नहीं थी, बाकी टर्म जो है वो इक्वल थी। अब त्रिविमीय की यदि बात करें तो y² y का पद भी आएगा और z का भी पद आएगा। तो जैसे हमने पीछे लिखी थी वही इक्वेशन हम यहाँ वापस लिख रहे हैं। एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण रख रहे हैं त्रिविमीय विभव बॉक्स के लिए। ठीक है, ये जो है ये हमारी कैसी है, काल अनाश्रित समीकरण है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। समीकरण एक का हल ज्ञात करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि कोई तरंग फलन साई है,
को विभिन्न एकल चर पर आश्रित फलनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साई जो है, साई फलन है एक्स वाई जेड का, तो हमने इसको इस प्रकार से लिया कि यह फलन साई एक्स वाई जेड जो है ये तीन फलनों का गुणनफल है। तो जो पहला फलन है वो केवल x का फलन है, दूसरा फलन केवल y का फलन है, तीसरा फलन जो है वो केवल z का फलन है। मतलब तीनों निर्देशांकों के जो फलन है उनके गुणनफल के रूप में इस तरंग फलन को व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने इस समीकरण 2 को कहाँ रख दिया? इस समीकरण 2 को हम रख दिया 1 में। जब हम इसको 1 में रखेंगे तो पहले पद से पहला पद x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, y और z फलन जो है वो इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दिया और साथ ही हमने क्या किया, x y z, x के फलन का y फलन z फलन का हमने क्या किया, इसमें भाग भी लगा दिया। भाग लगाया तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पद के अंदर कि पहला पद केवल x पर निर्भर कर रहा है, दूसरा पद केवल y पर निर्भर कर रहा है, तीसरा पद केवल z पर निर्भर कर रहा है। और अगर हम बराबर के दूसरी तरफ देखें या राइट हैंड साइड में देखें तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पर न तो x का पद है, न y का पद है और न ही z का पद है। यदि हम पहले पद में या x में कोई परिवर्तन करते हैं तो केवल पहले पद में परिवर्तन होता है। पहले पद में परिवर्तन हुआ परंतु x का पद यहाँ नहीं है, इसलिए इस पद में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं हो, इस तरफ किसकी तरफ, राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं हो। इसी प्रकार y में यदि परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ सेकंड पद में परिवर्तन होता है, एक प्रथम पद और तृतीय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पद भी किसके बराबर आता है, -2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ भी y का कोई पद नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाएं पद में तीनों पद परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है, अतः ये सभी पद पृथक पृथक नियतांकों के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये पद भी कैसे होंगे, ये भी कांस्टेंट होंगे। जब इन तीनों का सम कांस्टेंट है और इस तरफ एक्स वाई जेड का कोई भी पद नहीं है तो इसका मतलब ये तीनों पद भी कैसे होने चाहिए, पृथक पृथक नियतांकों के बराबर होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ मान लिया कि प्रथम पद -kx² के बराबर है, द्वितीय पद -ky² के बराबर है और तृतीय पद -kz² के बराबर है। इससे समीकरण आ गए 4, 5 और 6। यदि समीकरण 4, 5 और 6 को देखें तो ये समीकरण हमें उसी समीकरण के तुल्य प्राप्त होती है जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर एक विमीय विभव बॉक्स के लिए जो हमने समीकरण प्राप्त की थी उसके समतुल्य हैं। तो इन समीकरण 4, 5, 6 का हल भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हमने एक विमीय विभव बॉक्स के लिए सॉल्व किया था। अब हमने कहा ये जो टर्म है ये इस कांस्टेंट के बराबर, ये इस कांस्टेंट के बराबर, ये इस कांस्टेंट के बराबर, तो इन सब की वैल्यू जो है ये हमने ऊपर रखी तो kx² प्लस ky² प्लस kz² बराबर हो गया 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के। तो देखिए ये टर्म है ये किसके बराबर थी, ये -kx² के बराबर थी, रख लिया। दूसरी किसके बराबर है, -ky² के बराबर, तीसरी -kz² के बराबर इक्वल्स टू 2me अपॉन kz इक्वल्स टू -2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस सभी जगह है, कॉमन लेके हमने काट लिया। तो इक्वेशन आ गई kx² प्लस ky² प्लस kz² इक्वल्स टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो हमने कहा समीकरण 4, 5, 6 एक विमीय विभव बॉक्स के समीकरण के तुल्य हैं, अतः सीमांत प्रतिबंध x इक्वल्स टू 0 तथा x इक्वल्स टू a पर x इक्वल्स टू 0 लगाने पर कैपिटल X आ गया √2/a साइन n1 पाई a अपॉन x, यहाँ n1 इक्वल्स टू a kx अपॉन पाई। जैसा हमने एक विमीय बॉक्स के लिए सोल्व किया था उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। n1 की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हमने y दिशा में सीमांत प्रतिबंध लागू कर लिए तो हमने फलन y की वैल्यू निकाली। इसी प्रकार
जेड की तरफ हमने जेड दिशा में प्रतिबंध लागू किए, तो यहाँ जेड लिखना है हमें। लगाने पर हमने फलन जेड की वैल्यू भी प्राप्त कर ली। अब वाई आ गया रूट ऑफ 2/b साइन n2 पाई अपॉन बी वाई, जहाँ n2 वही 1 2 3। इसी प्रकार z की बात करें, z इक्वल्स टू रूट ऑफ 2/c साइन n3 पाई अपॉन सी जेड, समीकरण नंबर 9 से हमने इसको डिनोट कर लिया, जहाँ n3 हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पूर्णांक हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली, x की का मान रख लिया, y का मान रख लिया और z का मान रख लिया, तो ये समीकरण 2 है। तो हमने लिखा है, अतः समीकरण 2 से बॉक्स में कण का प्रसामान्यीकृत तरंग फलन साई इक्वल्स टू रूट ऑफ 8/abc साइन n1 पाई ए एक्स साइन n2 पाई अपॉन बी वाई साइन n3 पाई अपॉन सी जेड प्राप्त होता है। ये हमारी समीकरण नंबर 10 हो गई। अब बात करें हम के एक्स स्क्वायर की। के एक्स स्क्वायर हमने ऊपर लिखा है, देखिए यहाँ से निकलाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स इक्वल्स टू n1 पाई अपॉन ए, के वाई इक्वल्स टू n2 पाई अपॉन बी, यहाँ बी आएगा, ठीक है। और ये हो गया n3 इक्वल्स टू के जेड सी अपॉन पाई, तो के जेड इक्वल्स टू n3 पाई अपॉन सी हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ रखी, तो E इक्वल्स टू आ गया n पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने मान लिया यदि विभव बॉक्स घन आकृति का है, घन आकृति मतलब कैसा है, क्यूबिक है। यदि कैसा है, जो हमारा विभव बॉक्स है, पोटेंशियल बॉक्स है, यदि ये घन आकृति का है, क्यूबिक है, तो उस कंडीशन में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। तो इसलिए आइगन फलन कितना हो गया, आइगन फलन साई इक्वल्स टू रूट ऑफ 2/a³ साइन n1 पाई अपॉन ए एक्स साइन n2 पाई अपॉन ए वाई साइन n2 पाई अपॉन ए जेड। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 12। इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हमने कहा जो ऊपर इक्वेशन थी 11, इसमें a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिया, तो ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये हो गया e इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2ma स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। हमने कंसिडर कर लिया कि e1 जो है, e1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी। अब हम बात करते हैं ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता की। तो ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता, तो समीकरण जो 13 है, ये हमारी समीकरण नंबर 13 है। समीकरण 13 से स्पष्ट है कि विभव बॉक्स में कण की संभावित ऊर्जा पूर्णांक n1 n2 n3 पर निर्भर करती है। तो n1 n2 और n3 पर निर्भर कर रही है, ये देखिए यहाँ से ये पर निर्भर करती है। n1 n2 n3 पूर्णांकों के कई समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं जिनके संगत E का मान समान होता है, अर्थात एक ही ऊर्जा स्तर पर अनेक आइगन फलनों का सहचर किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा n1 n2 n3 पूर्णांकों के कई समुच्चय इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं कि ऊर्जा E का मान हमारे पास एक समान प्राप्त होता है, परंतु n1 n2 के विभिन्न मानों के लिए तरंग फलन अलग प्राप्त होता है, ऊर्जा समान प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा स्तर हैं, ये कैसे होते हैं, ये अपभ्रष्ट होते हैं। तो हमने कहा अर्थात एक ही ऊर्जा स्तर पर अनेक आइगन फलनों का सहचर किया जा सकता है, अतः एक ही ऊर्जा स्तर के लिए n1 n2 n3 के एक से अधिक समुच्चय प्राप्त हो तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अपभ्रष्टता कहते हैं। अर्थात एक ऊर्जा स्तर में n1 n2 n3 के कुल समुच्चयों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। तो चित्र में हमने क्या किया है, कण के संभावित ऊर्जा स्तर चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, साथ ही हमने एक सारणी प्रदर्शित की है, ये जो नीचे हमने दिखाई है, ये अपभ्रष्टता की कोटि को प्रदर्शित करती है। तो हम आए आगे, तो हमने देखा, पहले इसको देखे थे, हमने कहा जब, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं,
N1 N2 N3 इन तीनों का मान 1 1 1 है। तो हमने लिखा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई 3। तो एनर्जी हो गई 3E1। ठीक है, सिर्फ एक समुच्चय ही है तो अपभ्रष्टता की कोटि हो गई इसकी 1। ठीक है, अब हमने दूसरा सेट लिया तो 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1, ये तीन वैल्यू जो हम रखते हैं N1 N2 N3 की, ये जो समुच्चय हम लेते हैं इनकी ये तीन प्रकार से वैल्यू जो आती है उससे एनर्जी हमें मिलती है 6E1। ठीक है, तो समुच्चय कितने आए, समुच्चय हुए 3, तो अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो गई इसकी 3 हो गई। इसी प्रकार 2 2 1 के लिए हम बात करें तो 2 2 1 1 2 2 और 2 1 2, इन तीनों के लिए वैल्यू जो आती है हमारे पास 9E1 प्राप्त होती है, और अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो गई, यहाँ भी 3 हो गई। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमने कहा वैल्यू N1 N2 N3 इनकी वैल्यू ली N1 इक्वल्स टू 2, N2 इक्वल्स टू 2 और N3 इक्वल्स टू 3। तो एनर्जी आई 12E1 और सेट कितना हुआ 1, तो अपभ्रष्टता की कोटि हो गई इसकी 1। अब हमने कहा 1 2 3 लिया, हमने 1 3 2 लिया, 2 1 3, 3 1 2, 2 3 1 और 3 2 1, ये हम लेते हैं तो एनर्जी होती है 14E1 और अपभ्रष्टता की कोटि हो गई 6। इसका मतलब इस 14E1 के लिए समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको हमने चित्र से दिखाया है। सबसे पहले हम 3E1 की बात करें, ये अपभ्रष्टता की कोटि 1, 6E1 की बात करें 3, और हाँ साथ में ये जो वैल्यूज़ हैं ये बीच वाली 4E1 5E1, ये वैल्यू जो हैं ये पॉसिबल नहीं होती है। फिर 9E1 की बात करें, अपभ्रष्टता की कोटि 3, समुच्चय कितने होंगे 3 होंगे। 11E1 की बात करें फिर 3, 12E1 की बात करें 1, 14E1 के लिए 6, 17E1 के लिए 3, 18E1 के लिए 3, और ऊपर चले हम 24E1 के लिए 6, 27 के लिए 4, ये सारे हमने किस में दिखाए हैं, यहाँ सारणी में भी इसको प्रदर्शित हमने किया है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिविमीय बॉक्स में भी कण के जो हैं वर्णक्रम जो होता है वो कैसा होता है, विविक्त होता है, और ऊर्जा के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वे भी कंटिन्यूअस ना होकर, सतत वर्णक्रम प्राप्त ना होकर कैसा प्राप्त होता है, हमें विविक्त वर्णक्रम प्राप्त होता है।